हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो तैयार हो आज की क्लास के लिए। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग अपना सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे, जो है अपना गाउस का नियम और इसके कुछ अनुप्रयोग। गाउस के नियम पे जाने से पहले हम लोगों को एक क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी। एक टॉपिक है छोटा सा, वो है आपका विद्युत फ्लक्स। तो हम विद्युत फ्लक्स को समझेंगे, इसके बाद आपका इससे लिंक्ड है गाउस का नियम, जिसे हम लोग सीखेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है इस सेकेंड पार्ट में गाउस के नियम वाले में, वो है अपना विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स क्या चीज है, बहुत ही आसान सी भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो माना कि हमारे पास कोई भी एक एरिया है, कोई क्षेत्रफल है, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। हमने एक क्या लिया है, यहाँ पर कोई एरिया लिया, क्षेत्रफल लिया, और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। ये विद्युत बल रेखाएं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, इस क्षेत्र में यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल, या मैं कहूँ एक छोटी सी खिड़की बना लेते हैं, ठीक है। एक छोटी सी हमने यहाँ पे खिड़की बना ली, कट लगा लिया। तो इसमें से, इस छोटे से क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या गिनो। देखो, एक इस छोटे से जहां अपन ने काटा है, इसमें से कितनी बल रेखाएं निकल रही है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। देखो, ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी, ये पहली, दूसरी और तीसरी, यही कहलाती है आपकी विद्युत फ्लक्स। नहीं समझ आया? देखो वापस सुनो। विद्युत फ्लक्स क्या है, अपन ने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र लिया, यानी कि हमारे पास पहले से ही कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। उस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई पृष्ठ लिया। इस पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, वो क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स। जैसे ये मेरे पास कोई सतह है, इस सतह के लंबवत, लंबवत ऐसे ही होगा ना, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये कहलाती है अपना विद्युत फ्लक्स। जैसा मैं कहती हूं बल रेखाओं की संख्या, तो ये कोई संख्या है, यानी यह हमारी होने वाली है एक अदिश राशि, यानी कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो एक बार इसकी परिभाषा लिखो, फिर अपन इसे और भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो परिभाषा लिखिए, आप लोग पेन और अपनी कॉपी उठा लीजिए, साथ साथ लिखिए, नोट्स बन जाएंगे। तो क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिख रहे हैं बच्चों आप लोग। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत, ये बहुत जरूरी है, इट शुड बी परपेंडिकुलर, है ना, के लंबवत गुजरने वाली विद्युत, ये विद्युत है ना, विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध यानी लिंक्ड विद्युत, ये विद्युत है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख ली होगी आपने। इसे फाई ई द्वारा दर्शाया जाता है और यह आपकी एक बच्चों अदिश राशि है। ठीक है, तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग पर परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज नोन टू बी एज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, हमको क्या करना है, पहले से हमको, जैसे ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, हमारे पास यहाँ पे कोई विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। अब जब विद्युत बल रेखाओं में मैंने एक पृष्ठ रख दिया,
है ना, एक तल रख दिया। अब इस तल में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है उसे गिन लो। जितनी भी बल रेखाएं उस पृष्ठ में से लंबवत गुजर रही होगी वह कहलाएगी उसकी विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास इसका सूत्र भी अभी हम उसको देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी आपको मैं जानकारी देना चाहूंगी। इसके सूत्र में आने से पहले आपको थोड़ी आसानी होगी ये सीखने में। आप लोगों ने एरिया पढ़ रखा है ना, एरिया यानी कि क्षेत्रफल पढ़ रखा है। अरे मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ही छोटी क्लास में पढ़ रखा है, मैं आपको कोई क्षेत्रफल के सूत्र नहीं पढ़ाने वाली, पर थोड़ा समझो, देखो इसे ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। आखिर में अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो ध्यान पूर्वक समझो बच्चों। जैसे हम क्या करते हैं कि मैंने एक पृष्ठ लिया है ना, एक पृष्ठ लिया, इसको मैंने लंबाई a है और इसकी चौड़ाई भी a है। ये सपोज हमारा जो पृष्ठ है वो XY तल पर स्थित है ना, XY तल पर हमारा ये एक पृष्ठ स्थित है। अब आपको अगर पूछा जाता है कि बताओ बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप सब आराम से बता दोगे कि इसका क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी a इंटू a, यानी कि a स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो क्षेत्रफल होता है, मैथ्स में तो आप लोग फॉर्मूला निकाल के रख देते हैं, पर फिजिक्स में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो एरिया होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह आपकी एक सदिश राशि होती है बच्चों, हमेशा ध्यान रखें। ये जो सदिश राशि है तो इसकी दिशा होनी भी आवश्यक है ना। तो इसकी दिशा को हम लोग कैसे देखते हैं, अगर ये मेरे पास कोई क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा हमेशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर। तो लंबवत बाहर की ओर का तात्पर्य है, जैसे एक मैंने एक कॉपी ली है, ये मेरे पास एक क्षेत्रफल है ना, जैसे इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई मान निकल गया। अब इसका दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर। तो पृष्ठ में लंबवत बाहर की ओर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, यानी क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर भी हो सकती है और अंदर की ओर भी हो सकती है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आप किसी तल में हमारे पास कोई क्षेत्रफल रखा हुआ है तो उसकी दिशा क्या होती है, उस तल के लंबवत, और बाहर की तरफ भी हो सकती है और अंदर की तरफ भी हो सकती है। यहां देखो ये तल x और y में बन रहा है, तो इन दोनों के लंबवत कौन सा तल हुआ, इन दोनों के लंबवत होता है तल z। तो ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, z। और हम इसे कैसे दर्शाते हैं, z को आप लोग लिखते हैं k कैप द्वारा। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल की दिशा k कैप होगी। अब आप में से कईयों के मन में सवाल होगा कि ये प्लस z की दिशा होगी या माइनस z, यानी प्लस k या माइनस k, तो दोनों ही सही है। यहाँ पे ये दिशा दोनों ही सही है, ये प्लस k कैप भी हो सकती है और माइनस k कैप भी हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं, ये आपने कैसे, आप लोग इसको 11 से अगर लिंक्ड करना चाह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो उसको ऐसे समझिए कि हम लोगों को पता है एरिया क्या होता है इसका, साइड इंटू साइड। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ सपोज A, B, C और D, तो एरिया क्या होगा, अगर ये समझ आ गया तो ठीक है, और अगर ये चीज समझ नहीं आई तो आपको एक और कंसेप्ट देने के लिए मैं बस लिख रही हूँ। तो एरिया क्या होगा, साइड AB, ये दिशा है बच्चों Z, इसलिए मैंने एरो लगाया इंटू AD, ये Y दिशा में। अब देखो इन दोनों के बीच में, ये दोनों वेक्टर है, सदिश है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल। और आपने पढ़ रखा है सदिश गुणनफल का मतलब होता है बिल्कुल सही, साइन लगा देते हैं अपन, साइन थीटा, और यहां क्या लगाते हैं आप लोग, एक एकांक सदिश, बिल्कुल एकांक सदिश। तो यहाँ पे देखो यदि थीटा क्या है, AB और AD के मध्य का कोण, AB और AD के मध्य का कोण कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। तो AB का मान स्मॉल a
और AD का मान भी स्मॉल है, तो A इंटू ए क्या हुआ, A स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे 11 से लिंक करना चाहो तो भी देख लो, ये समझ लो, वरना ये चीज समझ आ गई तो भी इट्स वेल एंड सफिशिएंट। ठीक है बच्चों, किंतु देखो हम लोग जब हमारे इस पार्ट की बात करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे किसी क्षेत्रफल यानी किसी समतल या प्लेन या मैं कहूँ कोई द्विविमीय का मुझे क्षेत्रफल नहीं लेना है। यहाँ पे जितनी भी चर्चा होने वाली है वो त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल की बातें करेंगे। तो हमारे कोर्स में हम 3D की बातें करेंगे। 3D क्या, जैसे कोई गोला होगा, कोई सिलेंडर होगा, बेलनाकार आकृति होगी, कोई घन होगा, कोई घनाभ होगा यानी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ऐसी आकृतियां होगी। ठीक है, और इसमें यदि आप लोगों को क्षेत्रफल देखना है तो देखो क्या होगा, सूत्र तो वही रहना है यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, परंतु यहाँ पे दिशा थोड़ी सी अलग है। देखो आप लोग, यहाँ पे मैंने चित्र बना दिया है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा होगा आपको, सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर चित्र बनाया है मैंने। इसमें क्षेत्रफल की बात करने जा रही हूँ। ये देखो, ये वाला, ये रहा, दिख रहा है? ओके, ये देखो, इसमें तुम लोग निकाल लोगे जो भी आप लोगों का ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड। अब सवाल आता है कि इसकी दिशा क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई बंद आकृति है, कोई क्लोज सरफेस है ना, जैसे गोला, सिलेंडर, घनघना, व्हाटएवर, तो इसमें जो दिशा होगी वो हमेशा बाहर की ओर होगी। कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। ठीक है ना? देखो, अगर कोई समतल है, कोई प्लेन है, तो एरिया की दिशा बाहर और अंदर कुछ भी हो सकती है। बट अगर वो कोई बंद पृष्ठ है और किसी एक सतह का आप लोग क्या निकाल रहे हो, क्षेत्रफल की दिशा, तो वो हमेशा क्या होने वाली है? बाहर की ओर। जैसे यहाँ देखो, पुनः अपन उदाहरण लेते हैं। ये मैं एक घनाभ आकृति मान रही हूँ, एक लंबाई है, चौड़ाई है और ये छोटी सी ऊंचाई दिख रही होगी। इस सतह की, इस वाले की अगर मैं क्षेत्रफल की दिशा बोलूंगी तो ऐसे बाहर की ओर, है ना, बाहर निकलते हुए। नीचे वाले की सतह बोलूंगी तो ऐसे नीचे की ओर। पेन मेरा नहीं दिख रहा, नीचे की ओर। अगर मैं इसकी तरफ बोलूंगी तो ऐसे बाहर की ओर। ठीक है, इधर का बोलेंगे तो ऐसे बाहर की ओर। समझ आ गई होगी मेरी बात आप लोगों को अच्छे से। तो अगर बंद आकृति होती है तो वहां पे क्षेत्रफल की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है, यानी कि इन 3 डायमेंशन ये जो हमारे पास होता है वो हमेशा बाहर की ओर होता है। एंड इफ इट इज 2 डायमेंशन, अगर कोई परत या सतह है तो वो अंदर या बाहर कहीं पर भी हो सकता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जैसे एक चित्र मैं बना लेती हूँ, ये मेरे पास एक बेलनाकार आकृति है, अगर इसकी मैं बोलूँ एरिया की दिशा बोलो तो ये बाहर की ओर ऐसी, और इधर की बोलूंगी तो यहां बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? तो एरिया की मेरे ख्याल से दिशा में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पुनः बात करते हैं, क्योंकि ये एरिया की दिशा बताना आपको बहुत जरूरी था, क्योंकि ये इस पूरे पाठ में आप गाउस का अनुप्रयोग करेंगे। जब तक दिशा का फंडा क्लियर नहीं होता, आप लोगों को वो टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकता था। ठीक है ना? तो ये चीज आप बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेना। ओके, दिशा आना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, वापस हम लोग बात कर रहे थे अपनी विद्युत फ्लक्स की। देखो, विद्युत फ्लक्स क्या चीज है? मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास कहीं पर विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, तो आपको गिनती गिननी है कितनी मेरे पास बल रेखाओं की संख्या है। ये तो अपन आम भाषा में बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सूत्र रूपी बताना चाहूँ तो देखो क्या करते हैं। ये मैंने क्या किया बच्चों, एक पृष्ठ लिया। ठीक है, इसका उत्तर सोचना। एक ये पृष्ठ लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया। ठीक है, ये है मेरे पास ई, ये मेरे पास पृष्ठ है। यही पृष्ठ लिया और अब की बार मैंने इसे दूसरे विद्युत क्षेत्र में रखा। पृष्ठ मेरा वही है, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है, थोड़ी सी ड्राइंग ऐसी ही है, तो इसको मैंने रख दिया। ये पृष्ठ सेम है मेरा। तुम्हें कुछ फर्क लग रहा है क्या? बताओ, चित्र में कुछ फर्क नजर आ रहा है? देखो, आराम से सोचो, गौर करो। आप यह पाओगे कि यहाँ पे मैंने रेखाएं थोड़ी ज्यादा पास पास बनाई है और यहाँ पे इनके बीच की दूरी अधिक है। तो इसका मतलब है कि जो E1 है, ये जो अपना विद्युत मैं कहूँ बल रेखाओं की जो संख्या है ना,
ये जो है थोड़ी दूर दूर है, यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल है। जो इस स्थिति में, इवन स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है, ये शॉर्ट फॉर्म है ना, ये कैसा है, वीक है, ये क्या है, दुर्बल है। जबकि यहाँ पे पास पास होना यह दर्शाता है कि जो E2 विद्युत क्षेत्र है ये अपने पास में स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं, दुर्बल का जो भी कहते हैं लिख लेना, ठीक है। ये दुर्बल है और ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इससे कुछ इधर देखो फाई कितना आ रहा है, बल रेखाएं कितनी गुजर रही है यहाँ पर, गिनो 1 और 2, और यहाँ पे बल रेखाएं कितनी गुजर रही है, 1 2 3 और 4। अपन ने पृष्ठ वही रखा, किंतु जब अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दी तो हमारे पास में इसी पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई। यानी फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने पर फ्लक्स बढ़ रहा है। तो पहला पॉइंट हमने सीखा, दिमाग में रख लेना अपने, फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यही मेरे पास सेम है ना। अब मैंने क्या किया, पृष्ठ थोड़ा बड़ा ले लिया। इसी में बना दूं क्या आप लोगों के लिए। अब की बार मैंने क्या किया, पृष्ठ बड़ा ले लिया। अब क्या तुम्हें नजर आएगा, ये पहला पृष्ठ था, ये दूसरा पृष्ठ है। अब देखो दूसरे पृष्ठ में से बल रेखाएं कितनी गुजरी है, 1 2 3 और 4। यानी कि जब आप पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो भी बल रेखाओं की संख्या हमारे पास में बढ़ जाती है ना। तो फ्लक्स दो बातों पे निर्भर कर रहा है अभी तक। दो बातें कौन सी है, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बढ़ाने पर जब मैंने इसे बड़ा किया तो भी उसमें से पार होने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ी, और यदि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई तो भी हमारे पास में क्या हुआ, बल रेखाओं की संख्या बढ़ी। तो दो क्वांटिटीज ऑन विच योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स, दीज आर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज वेल एज योर जो भी एरिया है, जो भी क्षेत्रफल है। गॉट इट। ये आपकी सदिश राशि है, ई हमने पढ़ रखा है, और ds भी क्या है, हमने अभी भी पढ़ा। ds का मतलब छोटा क्षेत्रफल है बच्चों, है ना। आप लोग देखोगे कई किताबों में इसे ds लिखा है, कहीं ये इसे s से लिख रहे हैं, कहीं ये इसे a से लिख रहे हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज द सेम थिंग, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, या इसे ई डॉट एस भी लिखते हैं। ये बच्चों मेरे पास आया डॉट, ये दो हैं सदिश राशियां। डॉट को जब आप हटाते हो, ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट है, बिंदु गुणनफल है, जब इसको हटाते हो तो हमको क्या मिलता है, कॉस थीटा। फाइंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, यह कोण है किस किस के मध्य, E और ds के मध्य का कोण है। आई होप सो आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। E और ds के मध्य का कोण कौन है, थीटा। अब हमारे पास तीन बातें हो गई। फ्लक्स तीन चीजों पे निर्भर कर रहा है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा क्षेत्रफल, और तीसरा उनके मध्य का कोण। इस कोण के कंसेप्ट को अब हम लोग अच्छे से समझेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कई बार इसमें छोटा एक नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, आप गलती कर देते हैं। दूसरी बात, इस E और ds के मध्य के कोण पर आपकी लगभग 5-6 अनुप्रयोग हैं जो एक बड़ा सवाल अवश्य बनाते हैं आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में। आपके पास अगर पुराने बोर्ड के पेपर है तो देखिएगा, उनमें लमसम अधिकांशतः हर वर्ष आपके गाउस का एक अनुप्रयोग 4 नंबर का पूछा जाता है, और वो आप तभी हल कर पाएंगे जब E और ds के मध्य के इस थीटा को पकड़ लेंगे। अब पकड़ ले अपन, चलो पकड़ते हैं मिलके, कहीं भाग ना जाए अपन से। भागेगा क्यों, मैडम पढ़ा रही है, ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे इतने अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट, तो कहीं नहीं जाने वाला। ये मेरे पास एक क्षेत्रफल है, ओके। तो इसकी दिशा कहाँ होगी, लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। अब हमने इसको रखा है किसी विद्युत क्षेत्र में। अब मैं विद्युत क्षेत्र इसके समांतर बनाऊं, नहीं, कुछ अलग बना देते हैं तुम्हारे लिए, तभी तो तुम्हें थीटा कोण की समझ आएगी। तो ये दिशा है अब की बार मेरी ई,
ई की दिशा कुछ भी हो सकती है बच्चों, ये दिशा ई की बनाई। देखो ध्यान पूर्वक सोचो, ध्यान से समझो, ये ई की दिशा है। इस एक को मैंने डार्क किया, तो ई और ए के मध्य का कोण कितना हुआ, ये थीटा। ई और ए के मध्य का कोण क्या हुआ, ये थीटा। अब आप ध्यान दो बच्चों, हमने क्या बोला परिभाषा में, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस एरिया इज नोन टू बी एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये ई जिम्मेवार है क्या फ्लक्स के, ये ई है क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये इस क्षेत्र के लंबवत नहीं है। तो इसके लंबवत कौन सा घटक होगा, ये तो कहीं बीच में पड़ा है। मैं अक्सर कहती आई हूं आपको, अगर मेरे पास सदिश कहीं बीच में है तो उसके फटाक से घटक निकाला करो। तो इसका घटक इस दिशा में ई कॉस थीटा घटक निकालना सिखा चुकी हूं मैं आपको पहले भी वीडियोस में, और इस दिशा में ई साइन थीटा। तो लंबवत कौन हुआ, लंबवत कौन हुआ, ये, इसका कोई भी रोल ही नहीं है फ्लक्स में। ठीक है ना, तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये क्षेत्रफल और ये ई कॉस थीटा। तो सूत्र क्या बनता है, फाई बराबर ये कॉस थीटा। ये जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से बन रहा है, इस ई कॉस थीटा घटक की वजह से बन रहा है। क्यों, क्योंकि ई कॉस थीटा ही वह घटक है जो इस सतह के लंबवत है, उस सतह के लंबवत है। देखो अगर ये सतह है, एक तो घटक ऐसे है, एक तो घटक ऐसे है और एक घटक ऐसे है। समझ आ रही है मेरी बात, देखो एक घटक तो ऐसे है और एक घटक ऐसे है, ऐसे। अब बताओ लंबवत कौन सा है, ये सतह, ये तो नहीं है ना, ये तो इसके सरफेस पे, इसकी सतह पर, ये तो घटक नहीं है। घटक कौन है जिम्मेवार, ये जो इसके लंबवत है। तो इसी तरह इस चित्र में देखो आप, ये जो है ई साइन थीटा, ये ऐसा वाला घटक है, ये कहीं भी योगदान नहीं करता है आपका फ्लक्स में। कौन करता है, जो लंबवत है। फाइन, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, ई कॉस थीटा। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को बच्चों, आई, बिल्कुल आई होगी, है ना। देखो इसी तरीके से अगर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं आप लोगों के लिए। ऐसा करो, एक सवाल करते हैं, एक वृत्ताकार पे सवाल करते हैं। मेरे पास एक वृत्त है, वृत्त है या लग रहा है या नहीं लग रहा है, अब लग रहा है वृत्त। ये इसकी कोई त्रिज्या है, त्रिज्या क्या लोगे, 10 सेंटीमीटर ले लो। सपोज इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और यह एक विद्युत क्षेत्र में रखा है। ऐसा विद्युत क्षेत्र है कि जो इसका ए है ना, ए मतलब कि इसका क्षेत्रफल की दिशा, इसकी क्षेत्रफल की दिशा ये होगी, ऐसे। मैं अब ऐसे तो नहीं बना सकती ना, 3D में नहीं बना सकती ना, तो मैं इसको ऐसे दर्शा देती हूँ। होशियार और 12वीं के लड़के समझ गए होंगे, ये ए ऐसे को मैंने ऐसे बताया, लड़कियां भी समझ गई होगी नो डाउट। ठीक है, अब सपोज हमारा न्यूमेरिकल यह कहता है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यह कोण है 30 डिग्री, यह कोण है 30 डिग्री। तो बताओ फ्लक्स कितना हुआ। पॉज करो और हल करो, 1 मिनट में जवाब आना चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारा जवाब आ गया होगा। अब देखिए, फ्लक्स का सूत्र होता है E डॉट ds, फिर डॉट हटाया तो ds cos थीटा। E का मान, अच्छा मैंने बताया ही नहीं, E का मान 5 × 10 की घात 5 लिख लो, न्यूटन पर कूलम। तो E का मान लिखो 5 × 10⁵। ds क्या है, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ये वृत्त है ना, तो यहाँ पे इसलिए इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगेगा, πr²। पाई का मतलब 22/7, r²।
आर कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है, अरे 30 डिग्री नहीं है, देखो थीटा कौन कोण है, थीटा किसके मध्य का कोण है, ई और डीएस, ये ई है, डीएस यानी ए, इन दोनों के मध्य का कोण बोल रही हूँ ना मैं, फिर गलत क्यों बोला, इन दोनों के मध्य का कोण क्या होगा, ये 90 है ये 30 है, तो ये कितना होगा, बिल्कुल 60, यहाँ क्या लेंगे 60। अब तो हल कर लोगे, cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होती है 1/2, 1 पुट करके आंसर वगैरह निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है हमारा फाई। एक और तरीके का न्यूमेरिकल बनता है, एक तो इस टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा, एक इस टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, इसको भी आप लोग देखिए। जैसे अगर हमारे पास ई का मान दे रखा है, सपोज आई इनके फॉर्म में है ना, मैं कुछ भी लिख देती हूँ, जैसे ये हमारे पास कुछ मान है और एस का मान भी आपको ये दे रखा है, ये ई का मान दे रखा है और ये एस का। तो अब हमें पूछा निकालो फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई का मान ये रखा 4i कैप 2j कैप 5k कैप डॉट ds, ds का मान रखा 2i कैप। अब इसको हल कर लो, हल करने में याद रखो i डॉट i क्या होता है 1, इसी तरह j डॉट j होता है 1, k डॉट k होता है 1, बाकी 0 होते हैं, i डॉट j 0, j डॉट k 0, ये सारे 0 होते हैं। तो इसका हल क्या निकलेगा, ये i है तो सिर्फ इसी से गुणा होगा, तो 420 सा कितना होता है 80, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इसका 80 आंसर आता है। क्लियर है, यूनिट लिखना मैं हमेशा कहती हूँ कभी मत भूलो, तो इसकी यूनिट लिख दो। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, इस पे इस तरीके से दो न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक और बात चलते चलते याद रखिएगा कि अगर हमारे सपोज कि कोई घनाभ होता है ना, उसके अंदर कोई धनात्मक आवेश होता, पॉजिटिव चार्ज होता, तो फ्लक्स की दिशा होती बाहर की ओर। पुनः सुनो, अगर मेरे पास एक क्यूब है या कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कोई धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्लक्स की दिशा होगी बाहर की ओर। और अगर उसके अंदर ऋणात्मक है हमारे पास कोई आवेश रखा हुआ, तो फ्लक्स की दिशा होती है अंदर की ओर। धनात्मक आवेश है अंदर तो फ्लक्स बाहर की ओर, ऋणात्मक आवेश है अंदर तो फ्लक्स अंदर की ओर। ठीक है, होपफुली आपको ये फ्लक्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे समझ आया होगा, इसके न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए होंगे। तो अगले टॉपिक में मिलेंगे हम लोग गाउस के नियम के साथ, और फिर हम लोग करेंगे इसके कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।